हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। और अब तक हम 4 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 5 की। तो ये जो मॉडल पेपर हैं संजीव डेसवर्क पे आधारित है। तो संजीव डेसवर्क पे आधारित सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि अभी तक आपने जो मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आरबीएससी क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर वहां जाके इनका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जो मॉडल पेपर 5 है इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 5। तो देखिए, जो साइंस का आपका मॉडल पेपर होगा उसमें 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस सेक्शन ए में होंगे, तो जो सेक्शन ए होगा हमारा, उस सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो देखिए, दो तरह की रिएक्शन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्टली ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। तो देखिए, यदि हम बात करें कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि CO है, उसका जल में घुलना, ये हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा रिलीज होगी। जैसे कि यहां जो जनरली एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि अब कभी हमने जो चूना पत्थर है उसको पानी में घोलते हैं तो जैसे दूध या पानी में बदलता है, तो उससे क्या होती है, ऊष्मा आवश्यक होती है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका CaO में बदलना, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड है कि हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि जो पेट में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो देखिए, जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं वो इस अम्ल का स्त्रावण करती है। थर्ड है कि जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है। तो देखिए, जो आयरन है ये भी जल या भाप के साथ अभिक्रिया कर लेती है और इनकी ऑक्साइड बना लेती है। जिंक भी कर लेती है, ऐसे एल्युमिनियम भी कर लेती है। लेकिन जो हमारी कॉपर धातु होती है ये जल या भाप के साथ रिएक्शन नहीं करती। फोर्थ है कि फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। तो देखिए, जो कॉमनली 4 पादप हार्मोन हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि या तो ऑक्सीन है या फिर जिब्रेलिन है या फिर जो एप्सिक अम्ल है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, फल एवं बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, तो ये होती है साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होती है। और जैसे ऑक्सीन है ये पादपों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो ये जैसे जिब्रेलिन है ये भी पादप वृद्धि का हार्मोन है। और एप्सिक जो अम्ल है ये पादप की वृद्धि को संबंधित करता है, यानी कि कम करता है। जैसे कि पत्तियों का मुरझाना है तो वो इसके कारण होता है। तो देखिए, ऐसे कई जो हार्मोन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन स्थित होते हैं। तो जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो देखिए, जो जीन होते हैं हमारे, ये गुणसूत्र होते हैं जी, क्रोमोसोम उन पे स्थित होते हैं। 6 है कि पतले लेंसों में आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लेंस से संबंधित बात है, ये दर्पण से संबंधित बात नहीं है। तो
इसमें जो मुख्य अक्ष होता है उस पे जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प है हमारा पपीता। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है। तो जो मानव है इसका क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री। 9th क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो देखिए जो भी धारा का मापन करने वाला उपकरण होता है, तो जैसे कि सबसे पहला जैसे धारा नियंत्रक है, तो ये तो जो परिपथ है उसमें कोई उपकरण लगा हुआ है और उसमें हमें धारा का मान को कंट्रोल करना है, तो हम धारा नियंत्रक का उपयोग कर लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टता का मापन करता है, और एमीटर धारा का मापन करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा से ए मीटर होगा। बायोगैस का मुख्य घटक है। तो देखिए इसमें मुख्य कंपोनेंट होता है CH4, यानी कि जो हमारा मैथेन गैस है वो होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा मीथेन गैस। नेक्स्ट है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो केवल 1% भाग है वो परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। तो देखिए ये जो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं। तो गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। देखिए जो 12th क्वेश्चन है, आपने अगर 4 मॉडल पेपर देखें तो उनमें यहां से या तो किसी बांध से संबंधित, या फिर किसी नदी पे सफाई से संबंधित, या फिर जैसे वनों के संरक्षण से संबंधित, तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो देखिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, यानी कि जो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजीकरण है वो निकल उत्प्रेरक यानी कि NI उसके उपस्थिति में किया जाता है। नाभिक में जो आवेश बढ़ने के कारण नाभ की आकर्षण बल बढ़ता है। यदि आपसे 1 नंबर में वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने का क्या प्रभाव होगा, तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। और ये पूछ लिया जाता है यदि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है तो उसका कारण क्या है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि। हमारे शरीर में पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए जब भी हमारी जो पेशी है, मांसपेशियां हैं, उनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, यानी कि जब यहाँ अवायवीय शोषण होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी पेशियां होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और इसके जमाव के कारण जो मांसपेशियां हैं उसमें थकान उत्पन्न होती है। शरीर को एड्रेनलिन हार्मोन लड़ने के लिए एवं भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसे करो या मरो हार्मोन, या इसे जैसे 4S हार्मोन भी कहते हैं, जैसे स्ट्रेस का कि जो तनाव का हार्मोन भी इसे हम कहते हैं, कि ये हमारे में भावनाएं, जो डर की भावनाएं या फिर स्ट्रगल लड़ने की भावनाएं पैदा करता है एड्रेनलिन हार्मोन। 5th है कि एक ऐसा गुणधर्म जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। तो प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, बाधा, अवरोध, रुकावट। तो ये क्या करता है, प्रतिरोध, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या करता है, बाधा करता है। जो विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। एक तो विद्युन्मय तार होता है, एक उदासीन तार होता है। जैसे कि घरों की सप्लाई में आपने देखा होगा, एक लाल तार तो एक काला तार। अति लघुरात्मक क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि CH4 यानी कि मैथेन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और CO2 और H2O का निर्माण हो रहा है, तो इसमें संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, यानी कि कार्बन संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं,
और यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, तो मैंने 2 लगा दिया। ऐसे ही यदि ऑक्सीजन की बात करें, इधर 2 हैं और इधर मेरे पास 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो इसे संतुलित करने के लिए यदि यहाँ मैंने 2 लगाया तो यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं तो 2 और 2 यानी कि 4 ऑक्सीजन हमारे साइड हो गए। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी COH का होल ट्वाइस, ये जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये विरंजक चूर्ण बनाता है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो अत्यधिक अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए सिल्वर है और गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए CNG का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी भी ये पूछा जा सकता है कि CNG का पूरा नाम या फिर LPG का पूरा नाम। तो देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और अगर LPG का पूछा जाता तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। डोबनेरियर का त्रिक वर्गीकरण किस पे आधारित था? तो ये परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित था। देखिए मोचक हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो देखिए मोचक हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि जो अंडाशय प्रत्येक माह में कितने अंडों का मोचन करता है, यानी कि कितने अंडे निष्कासित करता है? तो ये जो अंडाशय होता है मादा जनन तंत्र का भाग होता है, और जो अंडाशय होता है एक अंडे का मोचन करता है, यानी कि एक अंडा उत्सर्जित करता है, और ये अंडा जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ अंडाशय होता है, उसके वहाँ से गर्भाशय में जाता है और वहाँ से जो शुक्राणु आता है उसके साथ निषेचन की क्रिया करता है। उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सहायता करती है। तो जो विद्युत सेल या बैटरी है इसके द्वारा हम विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में विधुन्मय तार तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर कितना होता है? तो देखिए घरों में जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट की। हाँ, लेकिन इसका अगर शिखर मान बात करें तो वो ज्यादा होता है, जैसे कि 311 वोल्ट इतनी होती है, क्योंकि कभी कभी जैसे लाइट तेज आती है तो वो इससे ज्यादा वोल्टेज की होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ओरस्टेड, क्योंकि ये जो ओरस्टेड है उसी ने ये दिया था, इसलिए उसके सम्मान में मात्रक रखा गया था। जैव मात्रा क्या कहलाती है? तो देखिए ईंधन के ऐसे स्रोत जो पादप या जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं वो जैव मात्रा कहलाते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी किससे निर्मित होता है? तो जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि उत्पादक उससे निर्मित होता है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि एनोडीकरण क्या होता है, इसका क्या उपयोग है? तो हमारा एनोडीकरण क्या होता है कि एनोडीकरण में कि एल्युमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। अब ये जो ऑक्साइड की परत को हम रंग के एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि आपने कई ऐसी मशीनरी वगैरह देखी होंगी, कार में भी कुछ, जैसे कि जहां एल्युमिनियम की वस्तुएं उन पे जैसे एल्युमिनियम की मोटी परत चढ़ा के, जहां एल्युमिनियम अगर यदि कम मात्रा में उपलब्ध है तो जैसे दूसरी धातु है उस पे इसकी ऑक्साइड की परत चढ़ा के और एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती। देखिए सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए सोप क्या होता है कि साबुन की लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K, उसके क्या होता है ये लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक लंबी कार्बोलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फेट के लवण होते हैं। अच्छा, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक आसानी से कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके ये झाग बना लेता है, यानी कि इससे जो कठोर जल में भी अपमार्जक के द्वारा धुलाई में आसानी होती है। नेक्स्ट है कि एथिल एल्कोहल। अब ये जो आपने क्वेश्चन देखा ये 2 मार्क्स का है। तो देखिए नेक्स्ट
एथिल एल्कोहल का सूत्र एवं प्रकारात्मक समूह लिखिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा जाएगा कि उसमें कोई कार्बनिक यौगिक होगा, उसका सूत्र पूछ लेगा और उसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है ये पूछ लेगा। तो देखिए एथिल अल्कोहल एक कार्बन के लिए मैथ होता है, जैसे कि CH3OH, तो वो होगा मेथेनॉल या फिर मेथिल अल्कोहल। और जैसे ये है C2H5, इसमें 2 कार्बन है, तो ये क्या होगा, एथिल समूह होगा, तो ये है एथिल अल्कोहल। तो देखिए कार्बन 4 बंध बनाता है, तो हमारे पास जो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ जोड़ दिए, कार्बन, ये कार्बन भी 4 बंध बनाएगा, तो एक बंध इस कार्बन के साथ बना लिया, तो इसके 4 बंध कंप्लीट हो गए। एक इसके साथ बना लिया इसने, और एक इसके साथ, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, तो एक तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। नेक्स्ट देखिए, आवर्त में तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। इसका क्या रीजन है कि देखिए आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाहिनी ओर बढ़ते हैं, तो जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो प्रभावी नाभिक की आवेश है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। और देखिए 2 तरह के शोषण होते हैं, अवायवीय और वायवीय शोषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वायवीय शोषण में वायु, यानी कि हम जैसे शोषण में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। अब यदि हम बात करें कि जो दोनों शोषण हैं, इससे जो ग्लूकोज का जो विघटन होता है हमारे शरीर में, जैसे खाना होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, अब वो ग्लूकोज है उसका विघटन कैसे होगा, तो जो वायवीय शोषण से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तथा जो अवायवीय शोषण है इससे ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीजन, यानी मैंने ऑक्सीजन लिख दिया तो यहाँ ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। अब अगर हम बात करें, 9th क्वेश्चन है कि स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जावे तो कौन सी क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा और क्यों। तो देखिए जो स्त्रियों में जो फैलोपियन ट्यूब है, अब फैलोपियन ट्यूब है तो वहां होता है अंडाशय, तो अंडाशय से जैसे अंडा मोचित होगा, अब वो अंडा निषेचन की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि जो निषेचन के लिए नर से जो शुक्राणु है जो मादा के गर्भाशय में आता है, तो ये जो अंडा है ये गर्भाशय में आके निषेचन करना चाहेगा, लेकिन जब अगर फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया है तो अंडा गर्भाशय में आ नहीं पाएगा और शुक्राणु से उसका मिलन नहीं होगा तथा निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट है कि लेशमानिया में अलैंगिक जनन द्विखंडन का चित्र बनाइए। तो जैसे कि अमीबा में जनन, लेशमानिया में जनन, प्लेमोनिया, ऐसे कुछ आपसे डायग्राम ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये द्विखंडन का इस तरह से इसमें चित्र है, किस तरह से ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है। जो लेशमानिया, इसमें अलैंगिक जनन होता है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला में पता होता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, ये इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि P इक्वल टू होता है 1/f। तो फोकस दूरी हमें दे रखी है, लेकिन अब इसको हम माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे। तो देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, तो ये जो -2 है तो 1/-2 यानी कि -0.5 डायोप्टर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो क्षमता हो जाएगी -0.5 डायोप्टर होगी। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है और इससे होने वाली एक हानि लिखिए, भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी विद्युत यंत्र है उसमें जो एक तो विद्युन्मय तार यानी कि मेंस का तार होता है, एक न्यूट्रल तार होता है। यदि दोनों तार यदि कांटेक्ट में आ जाए तो उससे क्या होता है कि जो कम प्रतिरोध की धारा प्रवाहित होती है, अब इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और इससे हानि क्या है कि देखिए जब कम प्रतिरोध की धारा प्रवाहित होगी तो तारें क्या होंगी, अधिक गर्म हो जाएंगी, और जिसके कारण इसके ऊपर जो परत चढ़ी होती है, जो प्लास्टिक की विद्युत रोधी परत चढ़ी होती है, वो क्या हो जाती है, गर्म होके पिघल जाती है। तो इससे शॉर्ट सर्किट से
जो हमारा जो विद्युत परिपथ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब विद्युत परिपथ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज का यूज करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में अंतर लिखिए। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम अक्सर पूछा जाता है, या फिर जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा कैसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो इसका जो डायग्राम है और जो इसकी लैंग्वेज है ये सब आप लर्न करें, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो इसमें डायग्राम पूछा जाएगा या फिर जैसे कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी, और ज्यादातर जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है कि इस जनित्र में दो सर्पीय वलय होते हैं। जब इसका डायग्राम आप यहाँ देखेंगे, मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, तो दो सर्पीय वलय होते हैं। और जो हमारा दिष्ट धारा जनित्र होता है, इसमें होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? जो दिशा परिवर्तक होते हैं, जो दिशा परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, तो इसमें जो धारा की आवृत्ति बदलती रहती है, और जो दिष्ट धारा जनित्र है इसको दिष्ट धारा प्रोवाइड करानी है, तो दिष्ट धारा में जो इसकी आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती। तो जैसे कम्यूटेटर है तो वो एक ही फिर आवृत्ति की हमें धारा प्राप्त होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र इससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब देखिए, 14 क्वेश्चन है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक तार पतला है दूसरा मोटा है, तो इसमें किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो देखिए, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो R क्या होता है? किसी तार का प्रतिरोध होता है, और A क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, यानी कि उसकी मोटाई से रिलेटेड है अनुप्रस्थ काट। तो यदि कोई तार अगर मोटा होगा तो उसके प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई तार है उसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो, ताकि धारा आसानी से प्रवाहित हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर के इसके बोर्ड के पेपर्स देखेंगे तो अक्सर जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध है 20 ओम और एक 4 ओम का प्रतिरोध चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार संयोजित है, तो प्रतिपद का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये तो हमारा विद्युत लैंप या बल्ब बोले जो कितने का है? 20 ओम का, और जो एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये है 4 ओम में। तो देखिए, दोनों के जो सिरे हैं ये एक ही लाइन के रूप में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है? जैसे इस तरह से यदि कोई दो उपकरण जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट वो कैसे निकालते? दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर हमारा कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध आता है। तो एक 4 है एक 20 है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? 24 ओम। तो ये हमारा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए, सौर सेल क्या है और सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, यहां से अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सौर सेल में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, सौर सेल में कौन कौन से तत्वों का समावेशन होता है, किस तत्वों के निर्माण की, यानी कि सौर सेल के निर्माण में किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ऐसी युक्ति होती है जो सूर्य से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सौर सेल कहलाती है। देखिए, सौर सेल की बैटरी आती है, सौर सेल के पैनल आते हैं, तो सिलिकॉन है और सेलेनियम है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सी सेक्शन है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, इसमें किस तरह का पैटर्न है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें जैसे 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो देखिए, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पे किया जाता है। तो देखिए, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द्रव्यमान संरक्षण है कि जो समीकरण है कोई भी, उसमें जो दोनों पद हैं यानी कि LHS और RHS यानी कि दायां पद और बायां पद, वो द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से क्या होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और एक उदाहरण दीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं या अपचयन किसे कहते हैं। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
या फिर अपचयन पूछ ले, तो अपचयन में क्या होगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की तो कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, वो अपचयन कहलाएगी। तो देखिए O2 का योग कराना है, तो O2 का योग हो गया, तो ये क्या बन गया, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं और इनका स्राव क्या कहलाता है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव सीधे रक्त में मिलाती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और इनका जो स्राव होता है क्या होता है, हार्मोन होता है, यानी कि जो हार्मोन, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन किस ग्रंथियों में स्रावित होता है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। अब जैसे ग्रंथियों के 3 प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब इसका एग्जाम्पल है तो जैसे पीयूष ग्रंथि है। अब जो पीयूष ग्रंथि है, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, समजात अंग क्या होते हैं और पक्षी व मानव में समजात अंग का चित्र बनाइए। तो देखिए समजात अंग क्या होते हैं कि वे अंग जिनमें मूलभूत संरचना की समान होती है, उत्पत्ति समान होती है, लेकिन इसके कार्य भिन्न होते हैं। जैसे कि पक्षी है कि पक्षी के जैसे पंख होते हैं, मानव के जैसे हाथ होते हैं, तो इनकी जैसे उत्पत्ति और मूलभूत संरचना समान है, लेकिन इसके कार्य भिन्न भिन्न है। क्योंकि पक्षी के जो पंख है उड़ने में सहायक है और जो मनुष्य के हाथ विभिन्न जो कार्य करने में सहायक है। तो ये समजात अंग कहलाते हैं। तो यहां से देखिए समजात अंग एवं संवर्ती अंग, इनमें अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर संवर्ती अंग है, उनकी डेफिनेशन और इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो जो समजात और समवर्ती अंग है, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। तो देखिए क्योंकि जो लाल रंग है बहुत अधिक दूरी से भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है यानी कि जो फैलना वो कम होता है, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अधिक होती है। इसलिए जो खतरे वगैरह के संकेत हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक 14 वर्षीय छात्र उससे 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्न को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो दृष्टि दोष का नाम बताइए जिससे वो प्रभावित है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए, या फिर पूछेगा इन दोषों का निवारण कैसे किया जाता है। लैंग्वेजेस की कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे ही पूछेगा। तो देखिए छात्र निकट दृष्टि दोष यानी कि इसको दूर की वस्तुएं, देखिए ध्यान रखिए दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। और यदि पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष है तो इसमें इसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के कहां बन रहा है, आगे बन रहा है। अब अवतल लेंस का यूज करें तो अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को फैलाने का काम करता है, यानी कि जो अब किरणें फैल के उसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे जो दूरदृष्टि दोष है उसमें तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन जो डी है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 21, 22 और 23, इसमें जैसे 3 क्वेश्चन होंगे, ये 4-4 मार्क्स के होंगे। तो देखिए इसमें है कि परक नली में ए व बी समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परक नली ए में हाइड्रोक्सिल अम्ल यानी कि HCl तथा परक नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है, यानी कि जितना हम HCl ले रहे हैं उतना ही CH3COOH ले रहे हैं। किस परक नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। तो देखिए
जो परखनली ए है उसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने HCl डाला है। अब दोनों ही जो हमारे HCl है और CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल जो मैग्नीशियम है उससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो HCl अम्ल है इसकी सांद्रता अधिक होगी क्योंकि ये क्या है, प्रबल अम्ल है CH3COOH की तुलना में, इसलिए इसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है। देखिए सेकंड इसमें क्वेश्चन था कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं यानी कि H+ आयन उत्पन्न हो जाते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। क्योंकि कोई भी जो विलयन है वो धारा का चालन तभी करेगा जिसमें आयन रिलीज हो। देखिए इसमें एक सी क्वेश्चन है, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है। तो देखिए कोई भी लवण है उसमें जो एक इकाई है उसमें निश्चित जल के अणुओं की संख्या हो तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। तो देखिए इसी का जो अथवा है कि इसमें क्या करना है कि सुमेलित करना है। तो देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा और जनरली जो पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना ये क्या होता है, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला है जिप्सम। तो देखिए जिप्सम को हमें मैच करना है। तो जिप्सम का क्या सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, ये हाइड्रेट होता है यानी कि 2H2 होता है। और यदि यहाँ हाफ H2 हो तो ये क्या होता है, POP। अब जैसे चौक होता है, चौक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी कि CaCO3 होता है। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, तो यहां आपको डाउट रह सकता है कि जो बुझा हुआ चूना है उसका सूत्र क्या होगा और बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा। तो देखिए जो बिना बुझा हुआ चूना है, देखिए हमें बुझाने के लिए किसी भी जैसे आग लग रही है उसको बुझाने के लिए पानी चाहिए ना, यानी कि H2O चाहिए। तो जिसमें H2O मिल गया इसका मतलब वो बुझ गया। तो देखिए जैसे कि ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें कहीं OH जो हमारा H2O समूह है क्या, नहीं है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। और बुझा हुआ चूना जिसमें H2O ऐड हो गया, जुड़ गया, तो वो क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए कोई भी जो धातु है उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम जैसे कोई एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि Zn जिंक लें और इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं तो जिंक सल्फेट बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 22 कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, दोहरे परिसंचरण को दर्शाने के लिए आरेख चित्र बनाई। तो देखिए जो मानव है उसमें जो रुधिर का संचरण होता है दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण से क्या तात्पर्य है कि इसमें जो रक्त मानव के हृदय से 2 बार गुजरता है, यानी कि जो जब भी शरीर में रुधिर का प्रवाह हो रहा है तो प्रत्येक चक्कर में ये जो हमारा हार्ट है उससे 2 बार गुजरता है। अब दोहरे परिसंचरण को दर्शाने के लिए हम चित्र बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, 4 कक्ष होते हैं। एक तो जैसे कि दायां नील है बायां नील है, ऐसे दायां आलिंद बायां आलिंद। अब ये जो मैंने डायग्राम समझाने के लिए बनाया है कि जैसे हार्ट है, हार्ट के, तो सबसे पहले जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो दाएं नीले से स्टार्ट कर लेते हैं। अब दाएं नीले से जो ऑक्सीजनित
देखिए जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो गया वो क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। तो जैसे फेफड़ों से शुद्ध रक्त आ रहा है किसमें, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त किसमें जाएगा, बाएं निलय में। अब बाएं निलय से जो महाधमनी है उसमें रक्त जाएगा, और महाधमनी से धमनियों में रक्त जाएगा, फिर धमनियों से जो शरीर में जितनी भी धमनियां हैं तो उससे रक्त चला जाएगा। अब वहां से जो रक्त वापिस आएगा वो क्या होगा, वी ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त होगा। तो अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा, शिराओं में। अब शिराएं से ये महाशिरा में जाएगा, महाशिरा से जो महाशिरा है उससे दायां आलिंद में जाएगा, और दायां आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वहां से ऑक्सीजन इसमें मिक्स होगी, ये वापस से शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का चक्कर चलता रहता है, और ये शुद्ध अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलते हैं ना। अब जो यहां से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त और शिरा क्या होती हैं, ये रक्त शिरा की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो आप ये जनरली जैसे बता सकते हैं कि देखिए धमनियां और शिराओं में अंतर क्या होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब जैसे शिराएं हैं ये अशुद्ध रक्त का परिवर्तन करती, और ये जैसे नीले रंग की जो हमारे बाहर की ऊपर की सतह की ओर होती हैं, और धमनियां शरीर के अंदर गहराई में होती हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब लसिका किसे कहते हैं, देखिए रक्त के छिनाव को लसिका कहते हैं, और इसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं क्या प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित हो। f1 लेंस की फोकस दूरी है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो देखिए इसके लिए आप जो बुक है आपकी तो वहां ही आपको डायग्राम आसानी से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आने वाला है कि जैसे कि उत्तर लेंस है उसके f1 या 2f1 पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये किरण चित्र आप वहां से बना सकते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, हाँ, मानव में शोषण वर्णक का कार्य कौन करता है। तो देखिए मानव में जो शोषण वर्णक कौन सा होता है, मानव में जो शोषण वर्णक होता है और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण कीजिए। तो जो मानव में हीमोग्लोबिन है वो शोषण वर्णक का कार्य करता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन विनिमय का चित्र ये बना सकते हैं आप। एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए जो एकल परिसंचरण तंत्र है कि शरीर में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आएगा तो वो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा, एकल परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। और जो मछलियां होती हैं तो उनमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए ये उत्तर लेंस वाला कर सकते हैं। बी है संघनन फ्लिट ग्लास का अपवर्तनांक, वो हमको दे रखा है, और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है। तो एल्कोहल फ्लिट ग्लास का एल्कोहल के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अपवर्तनांक इसका कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसका अपवर्तनांक है 1.65 अपवर्तनांक को हम Ng ग्लास के लिए, और जो एल्कोहल है उसके लिए Al से डिनोट कर देते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित है। लेंस की फोकस दूरी
F1 लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति बनाइए। तो देखिए जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो सारे प्रतिबिंब है ये आपको बुक में मिल जाएंगे, तो वहां से प्रैक्टिस कीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो देखिए हमारे पास कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है, यहां से छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा एवं छोटा बनेगा, लेकिन ये सदैव क्या होता है, आभासी होता है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो देखिए लेंस की जो क्षमता क्या होती है, P इक्वल टू 1/f होती है। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये होगा 1/40, यानी कि अब जो हमारी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और हमें क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता, तो ये कितनी होगी 1/40 सेंटीमीटर। अब ये 1/40 है, तो इसे हम जैसे कि 100/40 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.5 2.5। और लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायप्टर में। तो ये था मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन, और आगे के जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।